चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल्पेश जी से हमारी बात होगी। मेहुल जी कैसे हैं? बस साहब मजे में साहब। बहुत बढ़िया। मेहुल जी, लास्ट वाले सेशन में आपके पास टाइम नहीं होता क्या आने के लिए? ये 9 बजे का जी होता है साहब, आ आप सकता अगर हूँ। चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर होता क्या है, वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं। मैं अभिषेक जी को या सुब्रतो को या युवराज को वहां पे इतना ज्यादा एंटरटेन मतलब फोर्स नहीं करूंगा कि आप आइए, क्योंकि आप अभी रियल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग इट। सब मैं सोच रहा था शायद आऊँ और सब डिस्टर्ब हो जाए और आप लोग बोले कि क्यों आए, इसके लिए मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं, कल्पेश जी को कोई नहीं बोल रहा सर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। कल्पेश जी तो मजेदार क्वेश्चन पूछते रहते हैं वहां पे। देख रहा हूँ मैं, अभी देखा मैंने 2 दिन से। आप लोग भी आना चाहें, युवराज जी, सुब्रतो, आप लोग भी आना चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं, बट मैं सिर्फ देखिए, क्योंकि कल्पेश जी के बहुत सारे क्वेश्चन जब होते हैं तो मैं उनको रोक देता हूं कि सर होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि अगर आप अभी मैं आपको ये बता दूंगा टॉपिक तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बस सुन रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ट्रस्ट में ये बोलूंगा कि जब तक आप चीजों को पूरी तरह सीख नहीं जाए ना, तब तक इंप्लीमेंट करने का मजा नहीं आएगा। क्योंकि एडवर्ड्स एक ऐसी चीज है सुब्रतो, जहां पर आपका पैसा लाइव जाता है, लाइव खर्च होगा। और ये एडवर्ड्स एक नशा है। मैं सही बताऊं कल्पेश जी, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? एक नशा है सर ये। सर मेरे को 3 दिन से लग गया है ना, ये नशा है। जब वो आप तो ये देखते हो ना, जब आप ये देखते हो ना कि यार ये एसईओ फेसीओ करने का फायदा क्या है, सीधा ऐड चलाया ग्राहक आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर ऐड चलाया और ग्राहक आ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें डिफरेंस ये होगा कि आप अच्छे से अपनी वेबसाइट नहीं बनाएंगे और उसके बाद सीधा ऐड चलाएंगे, पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए जरूरी है चीजों को समझ के आगे चलें। अभिषेक जी कैसे हैं आप? सर। युवराज जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। सुब्रतो जी कैसे हैं आप? सुब्रतो जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी बंद हो गया था। ओके। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो प्रॉब्लम हो रही है शायद। ओके, मतलब ये कुछ इंटरनेट का इशू है? हाँ नहीं, आप इंटरनेट का ही आपके इशू है एंड पे शायद। सर सिग्नल लो का एक साइन आ रहा है। जब भी मेरे आपका सिग्नल लो होता है तो मेरे पास एक रेड कलर का साइन आने लगता है। तो आपके स्क्रीन पे मुझे रेड साइन दिख रहा है, तो आई बिलीव शायद आपका इंटरनेट स्लो है। ओके। और आपको कहीं पे भी लगे कि हमारी वॉइस आपको ब्रेक होके मिल रही है, तो अपनी वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा, वो वॉइस क्लियर हो जाएगी। श्योर ठीक है। ठीक है, चलिए लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। कुछ प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? कुछ समझ में आई चीजें कि क्या चल रहा है HTML में, कैसे चल रहा है? समझ में तो आता है। चलिए आज हम एक काम करेंगे। आज सबसे पहले हम मेटा टैग सीखेंगे। मेटा टैग क्या होता है, नहीं होता है। शायद आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, प्लीज माइक को म्यूट कर दें सर। अगर आपको ये समझ में आएगा कि मेटा टैग क्या होता है, उस मेटा टैग के बाद मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा। उसके बाद आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट बन चुकी है, उस वेबसाइट का एक का एग्जांपल उठाएंगे। जैसे वेबसाइट हम आगे, और उस वेबसाइट में हम ये चेक करेंगे कि जो हम सीख रहे हैं क्या वो चीजें इंप्लीमेंटेड है, या फिर हम आज कल्पेश जी की वेबसाइट उठाएंगे और उसमें चेक करेंगे जो कल्पेश जी ने वेबसाइट डेवलपर को एसईओ के लिए जो प्रोजेक्ट दिया है, क्या वो अपना काम स्टार्ट कर चुका है या नहीं किया है उसने। इन सब चीजों पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है, क्योंकि मंडे से वी आर टारगेटिंग में आपको वर्डप्रेस पे लेके चलूं। आप लोगों के जितनों के टेम्पररी अकाउंट्स बनने हैं, वैसे आप सबके ही टेम्पररी अकाउंट्स बनने हैं, तो आप लोगों के पास मंडे आफ्टरनून से पहले आपका टेम्पररी यूजर नेम पासवर्ड वर्डप्रेस का आ जाएगा। आज मैं कोशिश करूंगा आपको हल्का सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं वर्डप्रेस का लास्ट में कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है। उससे पहले समझाता हूं मेटा टैग क्या होता है। सर मेरे पास डोमेन और उसका कुछ नहीं आया अभी तक। सर आपका डोमेन अपनी ईमेल चेक कीजिए, बुकिंग का फॉर श्योर आ गया होगा। ठीक है सर, मैं देख लेता हूं। आप एक बार अपनी ईमेल चेक कीजिए, आपके पास 100% आ गया होगा। नहीं तो आपने जो पैनल पे लॉगिन किया ना IDM शॉप पे, वहां पर एक बार लॉगिन करके देखिए आपके डोमेन्स 100%, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है अगर सर। आपके पास किसी कारणवश ईमेल नहीं पहुंची है तो प्लीज अपने सपोर्ट पे अपने अकाउंट मैनेजर को रीच आउट कीजिए सर। मैं आप देख पा रहा हूं आपके डोमेन्स बुक हो चुके हैं सर, और आपकी होस्टिंग कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ओके सर। ठीक है,
जी कल्पेश जी कुछ पूछ रहे हैं? सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी डोमेन चाहिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? हाँ, सीआरएम। सर सीआरएम बनाने के लिए बिल्कुल चाहिए, अगर आप उसको एक लोकेशन पे एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका एक लोकेशन पे एक्सेस हो और आपके दूसरे मशीन पे एक्सेस हो, तीसरे मशीन पे एक्सेस हो, या फिर दिल्ली ऑफिस में एक्सेस हो, या फिर आपका जो वेंडर है वहां पर भी एक्सेस हो, तो आप ये बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर कल्पेश जी आप कोई सीआरएम बना रहे हैं, अगर आपका कोई सीआरएम बनाने का टारगेट है, कुछ नॉलेज है, कुछ इस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, कस्टमाइज सीआरएम बनाने के प्लान में, तो अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर लीजिएगा। हमारी टीम ये चीज कर रही है बहुत सालों से। सर मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है यहाँ राजकोट में। कोई बात नहीं सर, आप डिस्कस कीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट किसी और को दे चुके हैं, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी जहां पर आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से फ्लो चलेगा, बिकॉज इसमें फ्लो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सीएमएस में। और ये मैं बाकी लोगों को समझा दूं, सीएमएस जो ये वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक लीड आई, उस लीड के साथ इनकी सेल्स टीम ने क्या किया, इनकी सपोर्ट टीम ने क्या किया, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना टैक्सेशन हुआ, इन सब की मैनेजमेंट करने का एक तरीका। और आपका जो आंसर था कल्पेश जी, अगर आप चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं सीएमएस को लेके, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और आप चाहते हैं अगर एक वेब एप्लीकेशन बनाए, तो उसका फायदा यह है कि आप दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे बिना उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए एक्सेस कर सकते हैं। यह है सीएमएस का फायदा अगर ऑनलाइन तरीके से बनाए, जिसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। इसका टेक्निकल नाम होता है वेब एप्लीकेशन। एक होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, एक होता है वेब एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको मेटा टैग समझा दूं। ये देखिए, इस सेशन के अंदर मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपको भी उस लैंग्वेज की नॉलेज है, मुझे भी उस लैंग्वेज की नॉलेज है, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल हैं, हम तभी बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम किसी भी सर्च इंजन की बात करें, तो हर सर्च इंजन एक मेटा टैग पे काम करता है। मेटा टैग का मतलब, ये जो अगर डिक्शनरी मतलब समझें, यहां जो लोग, अगर इनमें से कोई भी है जो जॉब के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके लिए मैं बता दूं, मेटा टैग इज डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। मतलब एक बड़े डेटा का छोटा रूप। आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस कैटेगरी में है, किस कीवर्ड पे वो आप दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, लोगों को, यूजर को, उस बारे में एक छोटा सा नॉलेज गूगल को आप शेयर कर सकते हैं, या किसी भी सर्च इंजन को कर सकते हैं। जब मैं गूगल वर्ड को यूज करता हूं, तो मैं सारे सर्च इंजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सेशंस में स्पेसिफिक नहीं होगी किसी भी सर्च इंजन पे, क्योंकि सर्च इंजन हमारे डेटा पे जिंदा है, हम उसके डेटा पे जिंदा नहीं है। जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐसे बिल्ड करें कि आज गूगल है, कल गूगल के पिताजी आ जाएं, गूगल के बाबूजी आ जाएं, या गूगल के दादाजी आ जाएं, हम वही रहेंगे। उनको स्ट्रैटेजी चेंज करके हमें समझना पड़ेगा। तो हम ऐसी चीजों को यूज करेंगे जो W3C ने अलाउ की हुई है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो इंटरनेट को गवर्न करती है। अब इसने कहा क्या है, मेटा टैग के अंदर टोटली 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कि मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या होगा। डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है, आपने देखा होगा जब गूगल में आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जो टाइटल होता है, टाइटल आपको समझ आ जाता है, ब्लू कलर की लाइन जो होती है। अभिषेक जी, अब इतना क्लियर हो चुका है कि टाइटल कहां से उठता है। यस सर। इसका मतलब वेबसाइट के अंदर, युवराज जी, जो भी लिखा हुआ है, सुब्रत जी ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट के टाइटल में जो भी लिखा गया है, अगर वो आपका पेज किसी कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, तो वही टाइटल दिखेगा जो आपके पेज के कोड में टाइटल में लिखा हुआ है। सुब्रत, बिल्कुल क्लियर है इस पे? अब समझिएगा कि उसके नीचे 2 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं कैसे होता है ये देखिए, ये राज कूलर हमने सर्च किया, और राज कूलर पे इनकी वेबसाइट ये आ रही है। ये जो लिखा हुआ है ना, वेलकम टू राज कूलिंग सिस्टम एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर, ये है टाइटल में लिखी हुई चीज है। देख लेते हैं टाइटल में लिखा है नहीं लिखा है। ये इनकी वेबसाइट है, और ये देखिए मैंने कर्सर उस पर लिख के लेके गया, ये सामने जो टाइटल इनका लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखिए सेम यही टाइटल है जो वहां दिख रहा है, यही है ना। इसके नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है, ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है,
इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है एसईओ के लिए, डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आता कहां से है? इनकी वेबसाइट के कोड्स को देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है। आगे मैं आज रिसर्च करूंगा इस वेबसाइट पे और समझाऊंगा। ये देखिए मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ये देख रहे हैं? सेम यही चीज जो इन्होंने यहां लिखी है, यही चीज यहां पर दिख रही है। देखिए एस्टैब्लिश से स्टार्ट हुआ है, एस्टैब्लिश इन ईयर 2006, और यहां चल देते हैं हम कोड के अंदर। ये देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा टैग को अगर बहुत अच्छे से समझना है, आप लोग इस बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। यहां पे हम चलते हैं मेटा टैग्स इन HTML। रिसर्च करना सीखिए, समझना सीखिए। देखिए W3C जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहां पे आपको बताएगी, देखिए डिस्क्रिप्शन, ये लिखते कहां पे हैं? ये लिखते हैं आपके हेड के अंदर। हेड के अंदर मेटा टैग को लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या है? आपको याद नहीं रखना है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर देगा, लेकिन बस एक जनरल आइडिया रखिएगा कि होता क्या है। क्योंकि कभी आप HTML बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो अपने वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस पे भी काम कर रहे हो और आपके सामने ऐसा कोई कस्टमर आता है जिसकी वेबसाइट आपको बनानी है या फिर उसको पिच करना है, तो उसको आप समझा पाएंगे कि देखो भैया आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ। अगर मान लीजिए ये टैग आपके हेड में नहीं रहता है, मान लीजिए ऐसा कि ये टैग आपके हेड में नहीं रहता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट से कोई भी एक गार्बेज वैल्यू उठाएगा। गार्बेज वैल्यू मतलब डस्टबिन से जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गूगल उसमें से कुछ भी अपने आप उठा लेगा जो उसको इंपॉर्टेंट लगेगा, या फिर H1 टैग के अंदर जो लिखा है वो उठा लेगा और वहां दिखा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं मेहुल जी की वेबसाइट ऑरा लाइफ साइंस, सर यही है, AARULIFE, ये है सर, ये है आपकी वेबसाइट। हाँ। सबसे पहली चीज बड़े ध्यान से देखिए, कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती है सर। यहां पे सबसे पहली चीज, सिर्फ डॉक्टर होम डाल के टाइटल खत्म कर दिया गया है, जो कि होना नहीं चाहिए था, है ना सर। इस टाइटल में बहुत कुछ लिख सकते थे ना आप, और लाइक ऑरा साइंस, ऑरा लाइफ साइंस, डॉक्टर होम, या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में या फिर और चीजों के बारे में, है ना। मतलब आपका वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगा क्योंकि आपका टाइटल में आपका कीवर्ड ही नहीं है। और यहां देखिए डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट के अंदर डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए गूगल ने गार्बेज वैल्यू उठा ली है। दिखाते हैं, आपकी वेबसाइट पे चलते हैं। यहीं से एसईओ स्टार्ट होगा, यहीं से समझ में आएगा। कंट्रोल यू करते हैं। तो आपने मेहुल जी, ये जिससे वेबसाइट जिससे डेवलप करवाई हुई है, जिससे करवा रहे हैं, आपने उसको एसईओ के लिए भी उसने आपको पिच किया है कुछ? ना, नहीं किया है। ठीक है, तो उसकी गलती नहीं है सर। वैसे जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाएं या डिजाइन करें या किसी कस्टमर के लिए बनाएं, तो याद रखिएगा इन टैग्स का लिखना जरूरी है, क्योंकि ये उस पैकेज में नहीं होता। देखिए सामने यहाँ पे मेटा नेम डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, कंटेंट खाली है। अगर कंटेंट के अंदर यही चीजें होती जो इनकी वेबसाइट में लिखी हुई है, तो हम वही दिखाते जो हम चाहते। और यहां पर अगर हमारा कंटेंट हमारे कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा होता, डॉक्टर होम से ही, और हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो वही चीज दिख रही होती मजेदार तरीके से। क्लियर है? यस सर। याद रखिएगा, मैं कल करवा देता हूं। ये डिस्क्रिप्शन और ये चीज डालना बहुत जरूरी है सर। टाइटल को, ये देखिए यहां देख रहे हैं, ये जो टाइटल दिख रहा है आपका, ये टाइटल में बहुत जरूरी है कि टाइटल देखिए, यहां देखिए, यहां पर मेटा नेम डीसी डॉट टाइटल, ये आपका प्रोडक्ट मेरे ख्याल से .php में बना हुआ है। PHP में बना है, PHP में बना हुआ है ना, तो इसलिए एक टाइटल फाइल है। लेकिन इस तरीके से टाइटल फाइल को नहीं लिखा जाए, उनको बोलिए कि प्रॉपर, ये जो मैंने आपको तरीका बताया टाइटल लिखने का, आपको ये पता है कि सर टाइटल कहां पे लिखा जाता है? हेडिंग के अंदर। ये देखिए टाइटल में डॉक्टर होम लिखा गया है, यहां पर इस मेटा नेम को दिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको हटा दीजिए, गलत कोड है, इसको बोलिए हटा देंगे। मेटा नेम वाला हटा दो, डीसी टाइटल। ये लाइन नंबर 10 पे जो कोड है इसको बोल दीजिए हटा दें, जरूरत नहीं है इस चीज की।
अच्छा, कोड जितना ज्यादा इजी रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट अच्छी खुलेगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, टोटल मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स और ये ऑथर को भी छोड़ दीजिए, इन दोनों की जरूरत नहीं है, ये दोनों बहुत पुराना कंटेंट हो गया, इन दोनों को हम हटा देंगे। यहां पर मैं आपको दिखा दूं इसको, आपको क्या करना है, आपको मेजरली जो काम करना है वो इस दो चीजों पे करना है। ये पहले वाला भी हटा दीजिए, आपको मेजरली ये काम करना है। अब आपसे बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछा जाता है, या फिर अगर आप आगे भी काम करें तो मैं आपको टेक्निकली बता दूं, आपसे कोई पूछेगा कि मेटा कितने तरीके के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर मेटा 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, जो कि गलत है। मेटा का मतलब क्या है? मेटा का मतलब यही है ना कि किसी भी डेटा का छोटा पार्ट, मतलब अगर किसी दूसरे को आपको प्रभाकर के बारे में समझाना है तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। यहां से थोड़ी स्टार्ट करेंगे कि मैं पैदा कब हुआ हूं, मेरे पापा का नाम क्या है ना। आप मेरे बारे में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा पढ़ाते हैं, ये इसलिए बोलेंगे कि सामने वाले को आप यही समझाना चाहते हैं, आपका टारगेट ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर उसको बताएं मेरे बारे में। वरना ऐसा थोड़ी है कि आप मान लीजिए अपने किसी पुराने भाई से मिले, बहुत दिन बाद कजन से मिले, और अचानक से आप गले मिलने से पहले बता रहे हैं कि मैं तो प्रभाकर सर से पढ़ रहा हूं। इसका क्या मतलब होता है ना। आपको हेलो हाय करना चाहिए, आप सीधा मेरे बारे में बता रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए आप जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी वेबसाइट एक सिस्टम है यूजर को आपके बारे में समझाने के लिए। तो जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो उसी कीवर्ड के बेस पे होना चाहिए, आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, हर कुछ उसी कीवर्ड के अराउंड घूमना चाहिए। जी अभिषेक जी। सर जैसे वर्डप्रेस पे हम कोई वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं किसी को, तो उसमें अपना कोडिंग में जाकर के कुछ हमें एडिट करना तो हम कर सकते हैं सर? सर 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो कैसे होगा सर? सर मैं समझाऊंगा आगे क्या कैसे करेंगे, जब वर्डप्रेस देखेंगे ना उस टाइम मैं समझाऊंगा। सर अभी इस पे क्या टाइटल डालूं तो ये वेबसाइट अच्छी लगे, ठीक है, और प्रमोशन हो। ये इस पे जरूर हम बात करेंगे सर, अभी थोड़ी देर में, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर उस पे आऊंगा। ओके सर अब एक और क्वेश्चन था। जी बताइए सर। ये एक्सेस उसी के पास होता है जिसने वेबसाइट क्रिएट की होती है? सर ये एक्सेस उसके पास होता है जिसके पास होस्टिंग का एक्सेस होता है, जो होस्टिंग का ओनर है। ठीक है, लेकिन सर हमने बल्क बैकअप लिया हो तो हमारे पास नहीं होता है। सर बैकअप लेके करेंगे क्या, उसको दुनिया को दिखाने के लिए अपलोड तो करना पड़ेगा ना। हाँ अपलोड करेंगे। तो बैकअप लेने से होगा क्या? बैकअप लेके तो आप बस अपने डेस्कटॉप पे अपने आप को खुश करेंगे ना। हाँ, बैकअप तो खाली अपने डेस्कटॉप पे चेंज होगा, आप जो भी नहीं उसको चेंज करके फिर वापस अपने होस्ट कर सकते हैं ना। बात तो वही होगी ना, उनके क्वेश्चन ये था कि सर इसका एक्सेस किसके पास होता है ना। एक्सेस उसके पास होता है जिसके पास होस्टिंग राइट्स हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपने डेवलपर को बात करें या फिर किसी से भी वेबसाइट बना रहे हैं, होस्टिंग खुद खरीदिए, डोमेन खुद खरीदिए, और उसको बोलिए कि भैया ये लो होस्टिंग का यूजर, क्योंकि डोमेन से उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको बोलिए ये लो भैया होस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड, और उस पासवर्ड को हर 30 दिन में चेंज कीजिए, क्योंकि कंट्रोल फिर आपके पास रहेगा। बराबर। आप जब उससे प्रोजेक्ट खत्म करना चाहते हैं, इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कीजिए, खत्म, आपका और उसका रिलेशन खत्म। ठीक, अभी एक चीज हो सकता है साहब, हमने बल्क बैकअप लिया है, तो अभी जो हम लोग नया होस्टिंग ले उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं ना? सर देखिए, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे, ये अभिषेक जी ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर मान लीजिए हम एक सर्विस प्रोवाइडर से होस्टिंग लेते हैं और 2 साल बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएं, ये कितना इजी है, या क्या हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल इस काम को कर सकते हैं, लेकिन सर मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो एक डेटाबेस होता है, एक डिजाइन होता है, एक HTML फाइल होती है और कुछ PHP स्क्रिप्ट्स होती है। जब आप होस्टिंग शिफ्ट करते हैं तो आपके होस्टिंग पे बहुत सारी IP एड्रेसेस, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करते हैं तो आप एक डेवलपर नहीं है, ये काम मेरे लिए बहुत इजी और चंद सेकंड का काम है। सर आपसे ही वो सीखेंगे ना? सर वो अगर सीखने जाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको उसके लिए PHP की बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर वर्डप्रेस की बात करें तो ये काम वर्डप्रेस में बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। ठीक है,
इस बारे में नॉलेज मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे वर्डप्रेस बनाने के बाद शिफ्ट कीजिए। नहीं, वो होस्टिंग पे चालू रखने का दूसरा होस्ट लेके। सर मतलब एक होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट चला रही है तो दूसरी होस्टिंग लेंगे क्यों? मतलब एक वेबसाइट आपकी चल रही है एक होस्टिंग पे, तो दूसरी होस्टिंग लेंगे क्यों आप? कोई अपना गला नहीं दबाया ना। मतलब बैकअप बना के रखना चाहते हैं? यस राइट सर। सर तो जब आप होस्टिंग के ओनर हैं तो गला कौन दबाएगा? नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो वो लोग होस्ट कर रहे हैं। क्या है वो? अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि जहां से मान लीजिए आप वेबसाइट बनवा रहे हैं उनका बैकअप रखना चाहते हैं आप। और ठीक है सर, ये काम कर सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन बैकअप रखने के लिए जो आप डॉक्टर होम वाली वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो बैकअप रखिएगा पीएचपी का, डेटाबेस का। पीएचपी में जो डेटाबेस होता है उसको कहते हैं माई सीक्वल। माई सीक्वल का डेटाबेस का बैकअप प्लस पीएचपी की फाइल्स, इन दोनों का बैकअप आप रखेंगे, काम हो जाएगा। सिर्फ पीएचपी का बैकअप रखने से कुछ भी नहीं होगा। पीएचपी और माई सीक्वल डेटाबेस ओके जी, इन दोनों का बैकअप आप रखेंगे, काम अच्छे से हो जाएगा। तो उसने सही दिया है कि नहीं उसको चेक करना हो तो सर इसके लिए आपको एक डेवलपर की जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए, जो पीएचपी में कंठस्थ हो। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है सर, क्योंकि ये कोई वर्डप्रेस में तो आपकी वेबसाइट बनी नहीं कि आप टेस्ट कर पाएंगे। सही बात है, आपको आती नहीं है। सही बात है, तो आप करेंगे कैसे टेस्ट सर उसको? इसके लिए मैंने बोला वो चेक करना हो तो ये चेक कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। जी 2 पैसा होस्टिंग वाला भी भले कमाए, हम लोग दूसरी जगह ध्यान देते हैं। वो भी 2 पैसा वाला कमाए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मेटा टैग्स कितने तरीके के होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मेटा टैग जो होता है, ये मेटा टैग डेटा अबाउट डेटा है, मतलब एक छोटा डेटा है बड़े डेटा का, दूसरों को समझाने के लिए, आपके बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में। तो ये कितने भी तरीके का हो सकता है। आज मैं सेशन में अभी आपको इतनी मजेदार चीज बताने वाला हूं जो डिजिटल मार्केटियर्स करते ही नहीं है, क्योंकि एक डेवलपर कभी डिजिटल मार्केटियर नहीं बन सकता, याद रखिएगा इस चीज को। और एक डिजिटल मार्केटियर कभी डेवलपर नहीं बन सकता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं मेरे जैसे कॉम्बिनेशंस मार्केट में बहुत कम है जो डेवलपर बैकग्राउंड से आए हैं और डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सर जो डिजिटल मार्केटियर है वो डेवलपर नहीं है, दोनों फील्ड बिल्कुल अलग है। मैंने ये फील्ड अपनी लाइफ में स्विच की, मतलब डेवलपर बैकग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया और इंटरेस्ट जगह डिजिटल मार्केटिंग में, और फिर 10 साल पहले इंटरेस्ट को मैंने चूज कर लिया। बैकग्राउंड टेक्निकल रहा तो मुझे सारी चीजें पता है। आज मैं नोड में, जावा में, पीएचपी में, डॉटनेट में मजेदार हूं। अगर मैं 100 आउट ऑफ रेट करना चाहूं अपने आप को तो मैं 98 से नीचे रेट नहीं करता, क्योंकि उस चीज में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। जितनी आपकी एज चलती चली जाती है उतना आपको एक्सपीरियंस बनता चला जाता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटर की, उनकी गलती यहां पर क्या होती है देखिएगा। उनको कोड के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, उनको सिर्फ ये पता है कि गूगल ने ये पूछा, ये कोड डालना है। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आज आपकी आंखें खोल देंगी। देखिए क्या होता है। हम एक काम करते हैं, हम सिंपल यहां पे राज कूलिंग की वेबसाइट को उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज कूलिंग की वेबसाइट को उठाते हैं और मैं फेसबुक ओपन करता हूं। आप सारे लोग फेसबुक को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर को भी पॉज किया हुआ है, जल्दी ही मैं ऑन कर दूंगा। यहां पे चलते हैं और मैं यहां पे एक पोस्ट डालना चाहता हूं। ये देखिए, मैंने राज कूलिंग वाले जो वेबसाइट है इसको मैंने यहां पे एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए यहां पर राज कूलिंग ने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, जबकि आपने देखा होगा आप कोई भी लिंक शेयर करते हैं तो उसके नीचे उसकी एक इमेज आ जाती है और उसके बारे में एक टेक्स्ट आ जाता है। यस सर। दोबारा करके दिखाता हूं। डॉक्टर होम को करके देखते हैं इधर से क्या आता है। ये भी फेचिंग कर रहा है सर, करने देते हैं इसको। ये जब भी आप अपने किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया में डालते हैं, ये देखिए डॉक्टर होम लाइफ साइंसेज आ गया, फ्लोर क्लीनिंग, डॉक्टर होम फ्लोर क्लीनिंग, ये सारी चीजें आ गई सर यहाँ पे।
अब मान लीजिए आपके किसी इंडिविजुअल ने या आपके किसी प्रमोटर ने या आप अपनी किसी वेबसाइट को कहीं पर प्रमोट करना चाह रहे हो, किसी ब्लॉग को, मतलब एक वेबसाइट के लिंक को, है ना मेहुल जी, करोगे ना ये चीज? आप सोशल मीडिया में तो यूज करोगे ना? हाँ सही बात है। तो सोशल मीडिया पे आपका जो आइडिया है वो बहुत मजेदार जाना चाहिए। दिखाता हूं, देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं लेता हूं लेट्स सपोज गूगल एड्स की वेबसाइट, देखिए क्या होता है। ये रहा गूगल की वेबसाइट और मैं जाता हूं यहां पे, इस लिंक को यहां से हटा देता हूं। मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लूं जरा। ये देख रहे हैं गूगल एड्स का लोगो आ गया, गूगल एड्स का लोगो आ गया, गूगल एड्स गेट मोर कस्टमर्स विद इजी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, उसका टाइटल आ गया, उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया। एक और चीज दिखाता हूं, Amazon पे चलते हैं। और Amazon के किसी भी प्रोडक्ट को उठा लेते हैं सर हम। लेट्स सपोज हमने Amazon के इस घड़ी वाले प्रोडक्ट को उठा लिया। यहां से शेयर करने का ऑप्शन कहीं आता होगा, जरूर देखते हैं एक बार। चलिए सर मेरी प्रोडक्ट उठा लो Amazon पे से। चलिए बहुत बढ़िया, आपका ही प्रोडक्ट उठा लेते हैं सर। बताइए सर कैसे सर्च करें? डॉक्टर होम टॉयलेट क्लीनर। डॉक्टर होम टॉयलेट, इस पे आ जाएगा ये सर। 2 मिनट, नहीं, और स्क्रॉल करिए सर। ये आया, चलिए बस आ गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने फेसबुक का शेयर बटन दबाया है एंड यहां पे देखिए सर, ये फेसबुक में जैसे ही मैंने किया ना, ये देखिए क्या हो रहा है। इसको हटा देते हैं। ये सामने आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफ है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपका टाइटल लिखा हुआ है, देख रहे हैं सर? प्रोडक्ट की रेटिंग है। मान लीजिए कल्पेश जी, आपकी जो वेबसाइट थी उस पे अगर ये चीज होती कि आपका लिंक कोई कहीं पे भी शेयर करे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे लिंक्डइन पे, कहीं पे भी शेयर करे, एक कूलर की फोटोग्राफ आती, आपकी ब्रांडेड कूलर की फोटोग्राफ आती, आपके लोगो आता और आपके बारे में कुछ लिखा हुआ आता, तब यूजर को देखने में मजा आता नहीं आता? या फिर सिंपल एक लिंक है उस पर मजा आ रहा है? तो क्या करना चाहिए सर मेरे को? क्या बोल रहे हैं कल्पेश जी? मेरे को क्या करना चाहिए अभी? सर वो तो मैं जरूर बताऊंगा, पहले इसका आंसर तो दीजिए कि फोटोग्राफ के साथ ज्यादा सही लगेगा या बिना फोटोग्राफ के सिंपल एक लिंक? फोटोग्राफ के साथ अच्छा लगेगा। इसीलिए अच्छा लगेगा क्योंकि यूजर का जो दिमाग है ना, आज कस्टमर का दिमाग, वो ये कहता है कि जैसे ही मैं कोई फोटोग्राफ देखूं और मेरे मनपसंद की चीजें क्लिक कर दो, लेकिन बिना फोटोग्राफ के आज कोई पढ़ना नहीं चाहता। याद रखिएगा, हमारा टाइम था कॉमिक्स का, और आज मैं अगर आपको कोई बुक पढ़ने के लिए दे दूं ना, आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, चाहे आप बुक वॉर्म हो, पढ़ने का शौकीन रखते हो, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, उस बुक को सिर्फ मेरे लिए, मेरे को खुश करने के लिए उस बुक के पन्नों को पलटेंगे और अपने अंदर से पूछेंगे कोई फोटोग्राफ है क्या बीच में, देख लूं जरा मैं। आप बुक को रेट ऐसे करते हैं कि बुक में कोई फोटो है नहीं है। करते नहीं करते कल्पेश जी, अभिषेक जी, मेहुल जी? यही करते हैं ना। इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं
आर्किटेक्चर्स को देख के इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं, स्क्रप्चर्स को देख के इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं इंफोग्राफिक्स को देख के एक्साइट होता है और अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है कि ये अच्छा है कि खराब है। यहीं से निकलता है प्रोडक्ट सेलिंग, यहीं से निकलती है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, जिस टॉपिक में बात कर रहा था, ये जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? आप अगर चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का वो पेज, जिस पेज को आप दुनिया शेयर कर रही है, आप भी शेयर करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप गूगल में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं फेसबुक मेटा डेटा या मेटा टैग, और यहां पे बहुत सारी, इसको हम कहते हैं ओपन ग्राफ इमेज। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको बता रखा है, और मैं सेशन के दौरान जब हम आगे चलेंगे, जब हम वेबसाइट पे इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। आप यहां से इस कोड को उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। जब भी कोई फेसबुक पे आपके उस पेज को शेयर करेगा, उस इमेज, जो इमेज दिख रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो टाइटल दिख रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट का टाइटल कुछ और है, लेकिन फेसबुक में सर्च कोई आपके लिंक को शेयर कर रहा है, तो उसका टाइटल कुछ और आप रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, यहां तक आप काम कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम हेड में, ये देखिए यहां पे मेटा का नाम आ गया, ये देख रहे हैं, ये हमने इस कोड को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में लगा देना है हेड के अंदर। और जो भी इमेज यहां देख रहे हैं, ये क्या है? ये इमेज का लिंक है, यहां पे अपनी इमेज का लिंक लगा देना है। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अभी मेटा समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। आपकी वेबसाइट को व्हाट्सएप पे कोई शेयर करता है, आपकी वेबसाइट को कोई व्हाट्सएप पे शेयर करता है, कभी कभी क्या होता है, सिंपल एक लिंक चला जाता है। अपनी वेबसाइट को करके देखिएगा शेयर। आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इमेज व्हाट्सएप पे शेयर करें तो ये इमेज दिखे, फेसबुक पे शेयर करें तो ये इमेज दिखे। हो सकता है वो इमेज हर जगह सेम रखिए, लेकिन जब आपका लिंक कहीं शेयर होना, तो वो इमेज और एक मजेदार टाइटल के साथ जाना चाहिए कि यूजर को उस लिंक पे क्लिक करने से पहले पता हो कि वो प्रोडक्ट क्या है। अभिषेक जी, तभी तो मजा आएगा। तो इसका मतलब, इस चीज को समझाने का मतलब, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मेटा टैग की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछता है मेटा टैग कितने तरीके के होते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। मेटा टैग सिर्फ यही है कि एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से बात कराने के लिए एक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करना। ये चीजें मैं सिखाऊंगा आगे, कैसे सोशल बुकमार्किंग करेंगे, सोशल पे कैसे शेयर करेंगे, कैसे इस चीज को कंट्रोल करेंगे, यूजर को कैसे मजबूर करेंगे कि वो क्लिक करे आपके पोस्ट पे। आप जो इंफोग्राफिक्स बनाते हैं, आप जो कंटेंट शेयर करते हैं, उसके क्या कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, यूजर का जो रेटिना है उसके पीछे क्या साइंस है, किन कलर कॉम्बिनेशंस पे यूजर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक इमेज बना ली और चला दिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिजाइन आइडियाज हैं इसके पीछे। एक साइंस है कि ह्यूमन माइंड किन कलर्स को देख के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें हम आगे बात करते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको यह पता लग गया है कि मेटा टैग होता क्या है, किस तरीके से काम करता है ना। मेटा टैग के सिंटेक्स को रटिएगा बिल्कुल भी मत। मैं आपको दिखा दूं दोबारा। मेटा टैग लिखने का तरीका ये, बस दिमाग में डाल लीजिए कि मेटा टैग होता क्या है। मेटा टैग के लिए कुछ नहीं करना है, ये इस तरीके से यहां पे डिस्क्रिप्शन है, और ये जो कीवर्ड सेक्शन है ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन। अब आपको समझ आ गया डिस्क्रिप्शन क्या है। मेहुल जी समझ आ गया, युवराज जी, कल्पेश जी, आकाश जी, सुब्रतो, अभिषेक जी, डिस्क्रिप्शन समझ आ गया? यस सर। चलिए अभिषेक जी, क्वेश्चन आपसे है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटा टैग? क्या होता है सर मेटा टैग? मेटा टैग डेटा में से डेटा निकाल के दिखाना। बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे कैसे? डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा, सिंपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, डेटा अबाउट डेटा।
मेहुल जी, जब कोई डेवलपर आपके सामने बैठे ना, या फिर एसईओ वाला, क्योंकि ये झोला छाप एसईओ रोज आपके आसपास घूमते रहते होंगे फैक्ट्रीज से, इसे वेबसाइट लो, उसको पकड़ लेना और अपने आप को जज करना हो ना कि प्रभाकर सर अच्छा सिखा रहे नहीं सिखा रहे, उसको बिठा लेना और बोलना ये बता कि मेटा टैग क्या होता है। अपने आप आपको क्लियरिटी हो जाएगी और फिर अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना और अपना आंसर दे देना। ठीक है ना, जरूरी है। एक और चीज बता दूं, आपके पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आनी स्टार्ट हो चुकी होगी क्योंकि आप लोगों ने डोमेन्स बुक किए हैं। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आएंगी और कैसे आती समझिएगा, ये इंडिया के अंदर नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डेटा थेफ्ट कहते हैं इसको। जब आप एक नया डोमेन बनाते हैं ना, तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ जो नए डोमेन्स बुक हो रहे होते हैं ना, उस डेटा को खरीदती है कंपनीज से। और आई कैन इसको, क्योंकि पब्लिक है तो बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हुए हैं जो आई कैन पे दिन भर बैठे रहते हैं इसी काम के लिए। 50-50 लोग बैठे हुए हैं, जो भी नया डोमेन बुक हो रहा है जल्दी जल्दी निकालो, डेटा निकालो, और फिर वो उस डेटा को बेच देते हैं। और ये बड़े बड़े कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पास जो भी कॉल आ रही होगी, मैं आपको बता दूं, आपके पास जो भी कॉल आ रही होगी, और ऐसा नहीं है कि कम कॉल्स आएंगी, बहुत तंग करेंगे आपको, आपके पास जो भी कॉल आ रही होंगी उसमें से किसी भी कंपनी को उठा लीजिएगा, वो कंपनी अच्छी होगी नहीं। ये कौन होते हैं? छोटे मोटे फ्रीलांसर्स होते हैं जो अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे कि भैया एक काम कर, जरा यहां से देखना है, डेटा बुक निकाल के देना मुझे। उस पे कॉल कर रहे हैं कि सर वेबसाइट बनानी है। इसको यूज कैसे करना है, समझिएगा। मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बताता हूं जब वो डोमेन बुक करते हैं। सैटरडे संडे आने वाला है, कॉल्स आएंगी आपके पास अच्छी। अभी तक किसी के पास आई है? अभिषेक जी के पास आ गई है। अच्छा, मेरे पास तो 3-4 दफा कॉल आ चुकी है। बहुत बढ़िया। अब इसको यूज कैसे कीजिएगा बताता हूं। इसको यूज कैसे करना है सर, उनको बोलिए हाँ मुझे बनवानी है। मैंने एक को बोल दिया कि मुझे बनवानी है। बोलिए और समझिए कि वो आपको क्या पिच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको और उसके भी मिलेगा। दोबारा कॉल आई नहीं अभी। कोई बात नहीं सर, वो सैटरडे संडे मैंने बताया ना, ये सैटरडे संडे में फ्रीलांसर्स जॉब नहीं करते और ये घर जाके एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए ये काम करते हैं, करेंगे, क्योंकि डेटा पब्लिक है, कोई भी चेक कर सकता है। तो वो कांटेक्ट करेंगे आपको, आप उसको सीखिए, उसको। अगर आपके पास 2 मिनट है ना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, मेहुल जी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, या कल्पेश जी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सुब्रतो आपको भी नहीं करूंगा सजेस्ट, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं तो प्लीज उनसे बात कीजिए युवराज जी, और उनको समझिए, उनसे पूछिए कि भैया कितना पैसा लोगे बनाने के लिए, तो आपको एक रियल मार्केट समझ आएगा। डिस्कशन करो और जो कुछ आपने सीखा है ना, वही सवाल उससे पूछो और देखो क्या जवाब देता है। मतलब ये समझ लो उस कॉल पे आपको उसकी गर्दन पकड़नी है। आप कितना पानी में हो आपको अपने आप पता लग जाएगा, या प्रभाकर जी से आपको क्या क्वेश्चन पूछने, अपने आप आपके क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो इस मौके का फायदा उठाएं सर, इससे फ्रस्ट्रेट नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। और यहां पर मैंने आपको ये मेटा टैग के बारे में बताया। अब ये जो सेकंड चीज है, डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया। इसके बाद सेकंड चीज है कीवर्ड। आज से 2 महीने पहले तक ये टैग की बहुत इंपॉर्टेंस थी। जितनी भी पुरानी वेबसाइट्स आप देखेंगे, या आज भी जितने पुराने डेवलपर्स हैं, वो इस टैग का यूज करते हैं। लेकिन गूगल ने इस टैग को बैन कर दिया। बैन का मतलब ये नहीं है कि गूगल ने बोला कि ये टैग लगाओगे तो हम अच्छा नहीं कहेंगे आपको, ये टैग लगाओगे तो और अच्छा है, लेकिन गूगल इस टैग को रीड नहीं करता। अब क्यों रीड नहीं करता समझिएगा। यहां कीवर्ड का मतलब है, सर्च इंजन चाहते थे कि यहां पर वो कीवर्ड्स लिखो जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो आपकी वेबसाइट रैंक हो। लेकिन लोगों ने किया क्या, लोगों ने मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर की वेबसाइट बनाई और कीवर्ड में लिख दिया कुछ प्रभाकर जी के बारे में, मतलब हाई हिटिंग कीवर्ड्स, मतलब कंटेंट और कीवर्ड मैच ही नहीं कर रहा। तो गूगल ने कहा कि नहीं ये गलत है, इसकी वजह से हमारा सर्च रिजल्ट खराब हो रहा है। तो गूगल ने कहा कि भैया आप कीवर्ड मत डालो, हम अपने आप आपका डेटा पढ़ के H1 टैग पढ़ के आपके कीवर्ड अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि आप वहां रैंक करने के लायक हो नहीं हो।
तो इसलिए जो ऑटोमेटिक टूल्स आप यूज करेंगे आप देखेंगे उसके अंदर ये कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जो वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर ये कीवर्ड अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी रैंक करती हैं, खराब रैंक करती हैं, लेकिन अगर आप HTML वेबसाइट बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इस टैग को यूज करें। आगे चलते हैं। मैं अगर इसको लिखना चाहूं कैसे लिखूंगा, बहुत इजी है। यहां से मैं इन सबको हटा देता हूं। लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, HTML/head यहां टाइटल आ जाएगा मेरा, यहां मैं कोई भी टाइटल लिख दूंगा। यहां पर हेड के अंदर ही मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। यहां पर जो भी मुझे वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन लिखना है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या इसमें कंटेंट होगा, इन सारी चीजों पे हम जरूर रिसर्च करेंगे। इसके साथ कीवर्ड्स में कैसे लिखना है, मान लीजिए मैं इसके लिए मार्केट में स्क्रिप्ट राइटर मिलते हैं ना सर? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन लेने के लिए सर बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन सर मेरे सेशन में अगर आप हैं तो आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम होगा। ओके सर। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती ना, समझ पाते हैं ना, दी का मतलब पता है ना, आपको अपने नाम का मतलब पता है ना, इज पता है ना कहाँ लगता है, मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको। ठीक है। और अगर फिर भी पैसे खर्च करने का शौक है तो मैं आपको फ्रीलांसर्स भी बता दूंगा कहां से मिलेंगे। ओके ठीक है। वैसे ऐसे शौक पालने नहीं चाहिए जबरदस्ती पैसे खर्च करने के। सही बात है। तो यहां पर देखिए कंटेंट के अंदर अगर मैं कीवर्ड्स की बात करता हूं, अगर मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या मान लीजिए मुझे राज कूलिंग को करना है, तो मैं यहां पे क्या डालूंगा, टेंट कूलर्स, इसके बाद कॉमा दूंगा, इसके बाद टेंट कूलर्स डाल दिया, कॉमा दिया, नेक्स्ट कीवर्ड लिखा, जैसे मैं डालता हूं कूलर, एयर कूलर, बहुत बढ़िया, इंडस्ट्रियल कूलर, जंबो कूलर, बहुत बढ़िया, इंडस्ट्रियल कूलर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं क्या करना है। और यही सारी चीजें जो यहां लिख रहे हैं, अगर यही सारी चीजें आपके टाइटल में लिखेंगे ना आप, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, अगर यही सारी चीजें आप अपने टाइटल में लिखेंगे, मान लीजिए अगर हम राज कूलिंग सिस्टम के लिए टाइटल बना रहे हैं होम पेज के लिए, हर पेज का, सुब्रतो ध्यान से रखिएगा, हर पेज का टाइटल अलग होगा, डिस्क्रिप्शन अलग होगा, जरूरी है, क्योंकि वो पेज एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है ना। तो जैसे अगर होम पेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, राज कूलर्स, जो भी सर नाम है उसका नाम रखिए पहले पूरा, जैसे भी लिखते हैं आप, प्राइवेट लिमिटेड है या जो भी है सर। करने के बाद यहां पर आप या तो एक डैश डाल सकते हैं कुछ इस तरीके का, या फिर अगर नहीं रखना है, ये लिखने का तरीका है, अगर आप इसको यहां पे लिखना चाहें, इसके बाद छोटा सा एक डैश दीजिए डिफाइन करने के लिए कि अब ये लाइन खत्म हो गई, अब ये है। मैं हमेशा यूज करता हूं कुछ इस तरीके की अपॉस्ट्रोफी, जिससे ये क्लियर दिखे एक लाइन। और यहां पर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट, इसके बाद अगर मैं इस वेबसाइट को डिजाइन करूंगा, मैं टाइटल डालूंगा, तो क्या होगा, ये यूजर टू यूजर वेरी करेगा, क्योंकि आपके ऑडियंस को आपको पता है क्या सर्च करवाना है। मैं यहां क्या करूंगा, बेस्ट कूलर्स, बेस्ट कूलर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इन इंडिया। इससे क्या होगा देखिएगा, इससे एक तो फायदा मिल रहा है कि कूलर मैन्युफैक्चरर्स कीवर्ड भी हमारा मैच कर गया है ना, और इसके साथ साथ हमने जब हमारा कोई राज कूलर्स गूगल में डालेगा, तो अगर उसको ये राज कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा और साथ में दिखेगा ये ऊपर से लिखा हुआ है, ये ऐसा वाला टैग, थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा सर उसको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, ये कीवर्ड मैं बार बार क्यों हिट करता हूं और क्यों इस कीवर्ड को दिखाता हूं, आगे आपको समझ आएगा। बार बार मैं होटल्स इन दिल्ली क्यों लेता हूं। यहां देखिए इसने टाइटल किस तरीके से लिखा हुआ है, होटल्स इन दिल्ली 320 होटल्स अवेलेबल, गेट फ्री। अब
आप अगर होटल ढूंढ रहे हैं और आपको ये वेबसाइट दिखेगी, क्यों नहीं क्लिक करेंगे ना? करेंगे ना? ये दिख रहा है कि 320 होटल है और वो भी फ्री मिल रहा है, भैया क्लिक करके देखे तो। फ्री को दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहे। यहां पे देखिए booking.com ने 10 बेस्ट दिल्ली होटल्स, वे टू स्टे इन दिल्ली। देखिए टाइटल कितना प्यारा लिखा हुआ है, वे टू स्टे इन दिल्ली। इसका मतलब ये यूजर के दिमाग को रीड कर रहा है और देख रहा है, कह रहा है कि भैया दिल्ली में कहा, हम बताते हैं दिल्ली में कहां रुकना है आपको, कंफ्यूज मत हो। आप अगर होटल बुक भी कर चुके होंगे ना, और ट्रस्ट में आपके सामने अगर ऐसी वेबसाइट आती है आप क्लिक करेंगे, क्योंकि इंसानी दिमाग कहता है कहीं गलत चीज तो नहीं ले ली मैंने, है ना? तो इस तरीके के टाइटल्स को रखना है। ये देखिए ओयो रूम्स ने क्या किया है, होटल्स इन दिल्ली, बेस्ट बजट होटल्स फ्रॉम इतना। इसने दिख दिया कि मेरा होटल 498 रुपीज से स्टार्ट होता है। आगे हो सकता है इनकी वेबसाइट पे 1200 का भी होटल हो, लेकिन यूजर को अट्रैक्ट तो कर लिया ना अब इन्होंने। ऐसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है ये चीज। जैसे अगर हम यहाँ पे जो हमने सर्च किया था, यहाँ पे हमने डॉक्टर होम के बारे में सर्च किया था, मैं इधर चलता हूँ और इसी कीवर्ड को दोबारा हम लेके चलते हैं, दोबारा इस जगह पे आते हैं, गूगल पे चलते हैं। ये देखिए डॉक्टर होम। सबसे पहले तो सर ये टाइटल कितना मजेदार तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दिखाता हूं। सर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर बताइए जिसको आप समझते हैं, जैसे कौन सा है वो टॉयलेट क्लीनर बहुत फेमस है सर, हार्पिक। हाँ चलिए देखते हैं सर उन्होंने क्या किया है। हार्पिक की वेबसाइट क्या है सर, किसका है वो प्रोडक्ट? हार्पिक यूनिलीवर का। यूनिलीवर, यूनिलीवर हार्पिक कर देते हैं। यहां पर आ जाते हैं। ये तो कुछ ऐसी वेबसाइट है, क्योंकि ये तो इनका ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ये छोड़ देते हैं। रैकेट बेनकाइजर की है ये हार्पिक शायद। दोबारा बताएं सर। रैकेट बेनकाइजर की है ये हार्पिक। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखिए, यहां देख रहे हैं यूनिलीवर ग्लोबल कंपनी वेबसाइट, यूनिलीवर। देख रहे हैं किस तरीके से डिफाइन किया है, एट यूनिलीवर वी मीट एवरीडे नीड्स न्यूट्रिशन। मतलब यूजर को क्लिक करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने। ये जो नीचे लिंक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें, जैसे अभी यहां पर अगर मैं राज कूलर की बात करूं, यहां पे इसको सर्च करते हैं। इस जो प्रोसेस अभी मैंने किया ना, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जरूरी है अपने कॉम्पिटिटर से सीखना कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा किस तरीके से वो लिख रहे हैं। सर्च कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये देख रहे हैं वेलकम टू राज कूलिंग सिस्टम। सर नहीं जरूरत है वेलकम वेलकम करने की। आपके पास एक स्पेस है जहां पर आप अपने कीवर्ड्स को फिट कर सकते हैं, जहां से अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2006। बहुत अच्छा है कि लोगों को ट्रस्ट बन रहा है। मैंने आपको बताया एजुकेट, ट्रस्ट एंड देन पेमेंट लिंक, उसके बीच में हाथ भी जोड़ना है। यूजर को बहुत ज्यादा कीजिए, लेकिन यहां पे नीचे देखिए, मैं यहां पर ये काम कर रहा हूं सर। ये देखिए मैंने क्या सर्च किया था, ये देखिए यूनिलीवर सर्च किया, और यूनिलीवर के नीचे देखिए अलग अलग लिंक्स आ रहे हैं ना, करियर, अबाउट यूनिलीवर, अबाउट यूनिलीवर ब्रांड्स। ये देख रहे हैं सर इस तरीके से। ये चीज राज कूलर सिस्टम में नहीं आ रही। देखिए सिंपल एक लिंक दिखा दिया, कुछ पता ही नहीं है। अगर ये हमारा डोमेन है, जैसे ये जो पूरा है ये डोमेन है हमारा, इतना ज्यादा मैं डालूं तो यहां पर पूरा का पूरा नीचे आ जाना चाहिए मजेदार तरीके का। तो सर वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसको लाने के लिए कुछ नहीं करना है। इसको लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने टाइटल को चेंज करना है और अपने इस डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। उसके बाद मैं आपको एक साइट मैप जनरेटर टूल सिखाऊंगा आगे, जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। गूगल के अंदर एक टूल है जिसको हम कहते हैं साइट मैप जनरेटर, और साइट मैप जनरेटर की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। आगे सिखाऊंगा जब हम एसईओ में काम करेंगे। अभी के लिए यहां पर मैं आपको एक और छोटी चीज बता दूं, उसके बाद मैं सेशन क्लोज करूंगा। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं एंड आप लोगों के लिए काफी लेट हो गया है,
बट मैं छोटा सा टॉपिक और फिनिश कर लूं एंड देन वी कैन से बाय। सो यहां पर अगर आप पहले के जमाने को याद करें, जहां पर इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, आप कुछ वेबसाइट्स को लोड करते थे और उस वेबसाइट्स पे इमेजेस नहीं आती थी। आज भी आप बहुत सारी ऐसी ईमेल्स खोलते हैं जहां पे सिर्फ कंटेंट होता है और इमेज नहीं आ रही होती, ब्लैंक स्पेस दिखता है। आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से पहले जाते थे क्योंकि आपका इंटरनेट 2G था, 1G था, डायल अप कनेक्शन पे हम चलते थे। सिफी का कनेक्शन आपको याद होगा, मुझे लगता है युवराज जी आपने सिफी का कनेक्शन कभी देखा नहीं है ना? सुना ही नहीं है सर। और किसी ने देखा है सिफी का कनेक्शन? याद है किसी को? डायल अप तो यूज किया इंटरनेट सिफी याद आया करता था सर उस टाइम याहू चैट चलता था, बच्चे स्कूल बंक मार के याहू मैसेंजर पे लॉगिन करके बैठे होते थे, है ना? वो जमाना अलग था। उस जमाने में क्या होता था युवराज जी कि अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं ना और वेबसाइट पे क्लिक कर दिया आपने, तो वो 5 मिनट लगा देती थी, घूम रहा है, बैठे हुए हम। और उसके बाद भी जब वेबसाइट खुलती थी, कुछ टेक्स्ट आया और कुछ इमेजेस कुछ नहीं है, फिर हम वेबसाइट को रीलोड करते थे, फिर घूम रहा है। इससे एक बैड कस्टमर एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है। आप अगर किसी वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसके पीछे जो इमेज लगी हुई है, उस इमेज को अगर वो इमेज ना दिखे तो एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखे। मतलब अगर किसी भी कारणवश अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर आपके कुछ जहां पे आप सिस्टम पे खोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जहां पर सिर्फ टेक्स्ट अलाउड होता है, उनके ब्राउजर में इमेजेस नहीं दिखेंगी। जैसे आप जीमेल पे देख लीजिए या कभी भी आप कोई ईमेल खोलते होंगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली अटैचमेंट इमेजेस नहीं दिखती होंगी, आपके सामने एक ऑप्शन आता होगा डाउनलोड इमेजेस, तब जाके पूरी ईमेल आपको दिखती होगी। यस सर। बिना इमेजेस के वो कंटेंट अच्छा लगता है क्या? No. वही सेम चीज गूगल कहता है कि अगर आपकी इमेज ना दिखे तो आप प्लीज अपने इमेज के साथ एक ऑल टैग यूज करो। कैसे यूज करना है? बहुत इजी है, समझा देता हूं। यहां पर जाइए नोटपैड के अंदर और हम कोशिश करेंगे सिर्फ एक इमेज टैग को लिखना सिखाता हूं। यहां पे imgsrc इज इक्वल टू, मैंने जो भी इमेज का नाम डाला, जैसे मान लीजिए pic.jpg, ये नाम डाला, टैग को मैं बंद करता हूं, यहां पे लिखता हूं alt इज इक्वल टू, यहां पर मैं कुछ भी लिखूंगा जिस बारे में मेरी पिक्चर है उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि अगर कस्टमर के स्क्रीन पे ये पिक्चर लोड नहीं होती है तो ये टेक्स्ट दिखना चाहिए। इसका फायदा भी क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर आप यहां पर आपका पेज अच्छा रैंक कर रहा है, अच्छे आपको पेज को विजिट्स मिल रहे हैं, अच्छे होल्डर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां ये जो पिक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई जाके समर कूलर्स टाइप करें और इमेजेस पे क्लिक करें, ये जो इमेजेस आ रही है ना, ये सामने जो नीचे इमेजेस आ रही हैं, ये इमेजेस इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहां पर इन लोगों ने ऑल टैग डाल रखा है। क्विकली देख लेते हैं हम, यहाँ पे समर कूलर नहीं डाल के टेंट कूलर कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे क्लियर। ये देखिए, ये दिख रहा है। अब ये जो इंडिया मार्ट का लिंक है ना सर, इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इनकी वेबसाइट पे चलते हैं सर, बहुत क्विकली आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये लिंक है और यहां पर हम चलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं। इसका कोड देखना चाह रहा हूं मैं सिर्फ। इसमें इतना अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है सर, ये तो साइट से ये कॉपी करके, हाँ सर, इसने साइट से कॉपी कर रखा है, इसलिए इसने ढंग से इसको नहीं दिखा रखा है, तो इसमें इतनी क्लैरिटी आपको आएगी नहीं। हम चले जाते हैं, मान लीजिए ये इंडिया मार्ट है, देखते हैं सर एक बार, ये डायरेक्टली इंडिया मार्ट है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया मार्ट, देखते हैं एक बार, इंडिया मार्ट ने जरूर किया होगा इस पे काम। ये देखिए ऑल टैग के अंदर इसने क्या डाल रखा है, ये देखिए इमेज टैग को पढ़िए, इमेज img, ये क्लास छोड़ दीजिए, src, देखिए src में इसने इमेज का पाथ दिया और ये सारी चीजें भी छोड़ दीजिए, आगे समझ में आएंगी ये सारी चीजें क्या हैं। और यहां देखिए ऑल टैग दिख रहा है, टेंट कूलर लिखा हुआ है। यस सर। अब आपको समझ आया कि ये इमेज में जब मैं सर्च कर रहा था तो क्यों दिखी। ऐसे ही
ऐसे ही अगर मैं यहां पर जाता हूं और यहां पे राज कूलर सर्च करता हूं, राज कूलर, और इमेजेस पे जाता हूं, ये राज आइस कूलर, एयर कूलर मैन्युफैक्चरर्स, ये देख रहे हैं सर, ये सारे मॉडल्स आपके ही हैं? हाँ मेरे ही है। ये इसलिए यहां दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं देखिए इंडिया मार्ट ने क्या किया होगा, भी दिखाता हूं, और यहीं से वो लीड उठा रहा है और आपको दे रहा है सर। यहां पर मुझे लगता है कि ये तो देखिए, ये तो सीधा सिस्टम पे मैंने किया और एक क्वेरी आ गई। अब अगर मेरे को राज कूलर लेना था, जबकि यहां पे दिखने आप चाहिए थे सर, मैं यहां पे जाता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करता हूं, और यहीं से वो डेटा उठाता है और आपके लिए लेके आता है। चलिए, इसमें इतना क्लियरली हमारे पास नहीं आया, ये एक बार देखते हैं सेकंड टैग को। नहीं, इसने इतना क्लियरली इसको नहीं मेंशन किया है। अगर देखिए, अब समझाने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यहां पर राज कूलर के बेस पे आप ही आप दिखें, तो आपको ऑल टैग्स यूज करने पड़ेंगे अपनी इमेजेस के पीछे। यूज करने का तरीका क्या है, ये जो मैंने आपको बताया यहां पर नोटपैड में, ये यहां पर आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहां इमेज डिस्क्राइब करने के साथ एक छोटा सा लूप होल है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि कोड में जितनी बार आप कीवर्ड डालेंगे उतना अच्छा होगा, है ना मेहुल जी? तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने के लिए कीवर्ड भी बना दो ना। जैसे अगर मान लो कि ये एक टॉयलेट क्लीनर की फोटोग्राफ है जो मैं अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा, तो इस जो pic.jpg है ना, क्यों नहीं इस पिक्चर का नाम मैं टॉयलेट क्लीनर.jpg ही सेव करूंगा, या टॉयलेट क्लीनर.png, और इसके साथ साथ ऑल टैग के अंदर भी मैं डाल दूं टॉयलेट क्लीनर। लॉजिक समझ आ रहा है? इससे होगा क्या कि कोड के अंदर बार बार टॉयलेट क्लीनर वर्ड रिपीट हो रहा है, और गूगल को भी लगेगा कि भैया जिस बारे में पिक है उसी बारे में तो लिखा गया है ऑल टैग। नंबर ऑफ टाइम्स हमारे कीवर्ड रिपीट कर रहे हैं, तो वेबसाइट रैंक करेगी नहीं करेगी? अभी ये एसईओ रूल है। आपके सेशन क्विकली खत्म होते ही, अभी जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, मैं आपको अपनी एक ऑल टैग की कॉमर्शियल वीडियो भेजूंगा जहां पे मैंने ऑल टैग के बारे में बताया है। उसके साथ ये जो आपका बैच का सेशन है ये तो आपको मिल ही जाएगा, और यहां तक हम HTML को यहीं तक रखेंगे, ये HTML सेशन यहीं तक रहेगा। इसके साथ आगे जो भी टैग्स आते रहेंगे, जो वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम हम यूज करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो वेबसाइट वाला पार्ट है वो कब तक चलना है, क्या होगा। वेबसाइट वाले पार्ट में मैं आपको पूरा वर्डप्रेस समझाऊंगा, बिकॉज आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम मंडे को वर्डप्रेस आपका रेडी करेंगे और वर्डप्रेस पे आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको काम करना है। मैं आपको सबसे पहले बेसिक वर्डप्रेस समझाऊंगा कि कैसे काम होगा, उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करूंगा डिवी थीम्स को लेके। जितना ज्यादा टाइम आप वर्डप्रेस डिजाइनिंग पे खींचेंगे, याद रखिएगा, मेरे से कभी भी प्रेशर नहीं होगा कि अब डिजाइनिंग हटाओ, अब नहीं कर रहे। जितना ज्यादा टाइम आप इसको वर्डप्रेस को लेंथ खींचेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो सेशंस हैं वो मंडे टू थर्सडे हो जाएंगे, और 3 दिन आपको वीक में, हर वीक में 3 दिन मिलेंगे अपनी वेबसाइट पे काम करने के लिए। ये सफिशिएंट है आपके लिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट पे डिजाइनिंग करने में काम करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब मैं आपको पूरा वर्डप्रेस समझा दूंगा, मुझे लगता है कि 10 दिन के चैप्टर्स में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे कि वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या होगी। आप भी इनिशियल लेवल पे बहुत मजेदार तरीके से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इसके साथ आप वीकली अपनी वेबसाइट पे काम करते रहेंगे, और हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सेशन भी चलता रहेगा, क्योंकि जो जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो सारी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट करते रहेंगे, सो दैट जब हम 2 महीने का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें या 60 दिन का कोर्स कंप्लीट करें, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास एक रेडी बिजनेस खड़ा होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिजनेस मॉडल पे, जैसे अभी देखिए, जैसे कल्पेश जी आज लॉगिन थे, कल्पेश जी ने देखा होगा कि सर उनका सेशन अभी 48 डे पे है, 40वां दिन आज सेशन का था उनका, और उस सेशन में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर चुका है। मैं इसको रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, और कल्पेश जी तो मेरे सेशन में बैठे हुए हैं,
आप लोग भी अगर चाहें तो आ सकते हैं। उस सेशन में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो लाइव बिजनेस अभी कर नहीं रहा है। सेशन के दौरान ही मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास बिजनेस आना स्टार्ट हो जाए सर, तभी तो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना। जितना फीस दिया उसका दुगना निकाल लो तभी तो मजा है, वरना फिर मेरे और दूसरे में डिफरेंस क्या रह जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से काम। जी कल्पेश जी बताइए। सर अगर हमको डेटा सर लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं डेटा? सर डेटा कहाँ से ले सकते हैं? डेटा किस चीज के लिए? मेरे कूलर है तो कूलर के लिए मेरे को डेटा चाहिए। मतलब आप उसको क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ सर। ठीक है सर। डेटा प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर्स हैं, और उसमें डेटा प्रोवाइडर में अच्छा कौन है खराब कौन है ये आप उनका डेटा ही यूज करके देख सकते हैं। ट्रू कॉलर भी अपना डेटा सेल करता है। ट्रू कॉलर भी अपना डेटा सेल करता है, और बहुत सारे डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। मतलब आप अगर चाहें लगभग 25-26 लाख तो डेटा मेरे से ले लीजिएगा इंडिया का, है ना। और अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि सिर्फ कूलर में, सर देखिए बिजनेस ऐसा बनाइए जो आपकी वेबसाइट पे आया, और आपके पास तो अभी भी पहले से भी तो इतने सालों का डेटा होगा सर। मेरे पास 20 लाख डेटा है ना, तो उसको भी यूज कीजिए। बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर्स सर देखिए, मैंने लोगों को सजेस्ट किया है, लेकिन कभी कभी कंप्लेंट्स आ जाती है सर ये डेटा अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, इसलिए मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। और डेटा कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता है। क्या रेट होगा सर अंदाज से? सर देखिए ये जो एसएमएस प्रोवाइडर है ना वही आपको डेटा देता है। अब एसएमएस प्रोवाइडर आपको 6 पैसे से लेके 20 पैसे तक मिल जाएगा पर एसएमएस। सेगमेंट वाइज मिलेगा या अलग अलग सर? मतलब समझा नहीं समझा। सेगमेंट वाइज यानी इंडस्ट्रियल डेटा मेरे को चाहिए, फिर फूड वाला बिल्कुल आपको वैसा डिस्टिंग्विश करके मिल जाएगा। ये आपको जो प्रोवाइडर है उससे बात करनी पड़ेगी और आपको वहां से निकालना पड़ेगा कि किस तरीके का आपका डेटा है, क्या है। सर ये उसमें मेरी हेल्प करना सर। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमें उस तरीके का डेटा कोई प्रोवाइडर मिले तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। ठीक है। और यहां पर सर बहुत मजेदार चीज कल्पेश जी ये भी होने वाली है कि जब हम फेसबुक ऐड सीखेंगे ना तो वहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बार बार जबरदस्ती, मतलब एक बार जो इंसान हमारी वेबसाइट पे आ गया ना वो जब तक हमारे कूलर की पेमेंट हमें नहीं करते ना हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे चाहे लिंक्डइन पे जाए या कोई भी नया टूल आ जाए उस पर चला जाए, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जैसी पेमेंट कर दी ना उसके बाद सिर्फ बस ऐसे ही रहना है, खत्म। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे। जी बताइए। सर एक सवाल था सर, एक चीज पूछ रहा था जो आप बता रहे हो, जो जैसे मेटा में बता रहे थे कि जो ये एसईओ होता है, तो जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं किसी की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उस वेबसाइट के साथ एसईओ साथ में आता है या एसईओ से सेपरेट पैकेज? सर देखिए आप चार्जेस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पैकेजेस की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी के पास बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, उसको मैं ऑफर करता हूँ कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, डज इट मीन कि मैं उसको उसकी एसईओ भी करके दूंगा या एसईओ की अलग से चार्जेस होती है करने की? सर एसईओ का बिल्कुल अलग से चार्जेस होता है, लेकिन हम एज अ एजेंसी, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है डी मंत्रा, मैंने आपको बताया हुआ है न्यूयॉर्क की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज है हमारी। सो अगर हम किसी की वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो ये बेसिक टैग्स है ना, जैसे ऑल टैग इमेज के पीछे या फिर डिस्क्रिप्शन कीवर्ड और या फिर जो आपका टाइटल टैग है, ये हम उसको करके देते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो छोटी मोटी एजेंसी, जैसे हर शहर में छोटी मोटी दुकानें हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं देते। और जब आप परेशान हो गए ना, क्योंकि वेबसाइट बनाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ग्राहक थोड़ी आ जाता है, प्रमोशन करने से आता है ना। जब आप परेशान होगी, ग्राहक नहीं आ रहा है और फिर उसको अप्रोच करोगे तो वो आपको पिच मार देता है कि सर देखो ये चीजें आप करवा लो, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए क्या है। लेकिन एसईओ की अगर बात करें तो एसईओ इज नॉट ओनली द टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑल टैग। एसईओ के अंदर सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये चीजें टॉपिक में कवर्ड है। एसईओ अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और एसईओ के अंदर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
आपने एसईओ करना छोड़ा, दूसरी वेबसाइट आपके ऊपर आ गई। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है एक प्रोसेस, एक पाथ जिसको आप फॉलो करते हैं टॉप में पहुंचने के लिए। ओके। और टॉप में पहुंचने के लिए आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा जो क्लास फर्स्ट में मॉनिटर था वो 10th क्लास तक मॉनिटर ही रहेगा, पता लगा वो 8th में जाके फेल हो गया तो फिर भी मॉनिटर थोड़ी रहेगा बिल्कुल ना। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सुब्रत जी, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो छोटे डिजाइनर कंपनीज हैं, वो ये काम करती हैं। जैसे देखिए अभी मेहुल जी की वेबसाइट पे यहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है ना। अलग कारण भी हो सकता है कि उनको आता भी नहीं होगा। मे बी दोबारा बताएं सर। आई एम सेइंग कि ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉपरली आता नहीं है चीज, मतलब 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर मुझे ये लगता है कि आपको अगर इस चीज की नॉलेज, क्योंकि पहले आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगर आपको आज नॉलेज है और किसी को आप प्रोजेक्ट देते हो तो आप उसको ये चीज बता सकते हो कि भैया देखो ये तो प्रोजेक्ट में होना ही चाहिए। जैसे मुझे पता है मेहुल जी उसको कल तो कान पकड़ने वाले हैं, है ना, कि भैया ये चीज क्यों नहीं डाली, ये इसके पैसे थोड़ी एक्स्ट्रा, ये कोई एसईओ थोड़ी है, ये तो डिफॉल्ट कोडिंग है, आपको देना चाहिए था। जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जो पेज आपने बनाया उसमें मेरा नाम तो होना चाहिए। डॉक्टर होम लिख के थोड़ी छोड़ दोगे। और अगर नहीं भी है तो मुझे बताओ ना कि भैया ये नहीं है, मैं करवा देता हूं उसको। लेकिन सुब्रत जी, ये पिच करने का बहुत अच्छा तरीका है, लोग इसको यूज करते हैं व्हेन यू आर इन इनिशियल लेवल। बट व्हेन यू आर अ ब्रांड, क्योंकि हम एक ब्रांड चला रहे हैं, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, इससे ये काम करके कहीं ना कहीं हम अपने कस्टमर को खुश कर देते हैं, तभी हम ब्रांड कहलाते हैं, है ना। क्योंकि हमें उसमें मेटा टैग डालने में क्या जा रहा है, हमारा कुछ मेहनत जा रहा है क्या? हम तो वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, एक मेटा टैग डाल दिया कोड बनाते टाइम, है ना अभिषेक जी, हमारा क्या जा रहा है? लेकिन इस चीज की वजह से, जैसे उन्होंने राज कूलर डाला और इनकी वेबसाइट टॉप में आ रही है ना, तो इससे ये खुश हो गए ना कि भैया देखो, मतलब इनके लिए तो यही है कि भैया मेरा नाम डाला और वेबसाइट दिख गई मेरी, इनके लिए तो यही खुशी है। उसके बाद आप करो और बहुत सारी चीजें हैं एसईओ, और एसईओ वाली जो चीजें, इसके पीछे बहुत साइंस है, समझाऊंगा। गूगल एसईओ बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। आने वाले कुछ सालों में, मैं ज्यादा 10 साल की बात नहीं कर रहा, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, आने वाले कुछ सालों में गूगल एसईओ से हाथ जोड़ने वाला और कहने वाला भैया नहीं, अब नहीं, जिसको प्रोडक्ट बेचना है वो ऐड पे ही आओ। गूगल करने वाला ये काम, समझाऊंगा आगे सेशन में जब हम एसईओ पे जाएंगे। गूगल की इन डेप्थ स्ट्रैटेजी और अगले 10 साल का प्लान, और आप मेरे साथ एग्री होंगे गूगल कैसे काम कर रहा है। बहुत मजेदार तरीके से वो हमें कंट्रोल कर रहा है और हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है, और आगे वो वही करेगा जो हम चाहें, मतलब वो जो करेगा उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के पास ग्राहक है आज, सर्च करने वाले लोग। प्रोडक्ट बेचना है तो गूगल के साथ चलना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी से हम उस स्ट्रैटेजी पे डेवलप करें अपने आप को। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, जो वेबसाइट में एक ऑप्शन आता है अबाउट अस जी, तो जो अबाउट अस में हम जो चीज हम लिखते हैं तो वही चीज डिस्क्रिप्शन में आती है क्या? नहीं सर, सर डिस्क्रिप्शन में वो चीज आती है, डिस्क्रिप्शन में वो चीज आती है जो आपके पेज को, जैसे मान लीजिए अगर आप रिज्यूम बनाते हैं ना, उस रिज्यूम में एक डिस्क्रिप्शन डालते हैं ना अपना, वो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? 2 लाइन के अंदर आपका पूरा स्टैंडर्ड कि आप क्या हैं, अभिषेक जी क्या हैं, अगर एक कंपनी उनको हायर करे तो क्यों हायर करे, यही होता है डिस्क्रिप्शन आपके रिज्यूम में। बस समझ लीजिए हर पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पूरे पेज के कंटेंट को डिफाइन करना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। और सर दूसरा, जैसे अभी राज कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, आरो लाइफ साइंस की बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, तो इनका मतलब एक हिस्ट्री है, मतलब 10 से 12 साल या 15 साल की हिस्ट्री है। एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर अभी मैं बोलूँ एक स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मतलब मेरे को स्टार्टिंग में क्या क्या ऐसी चीजें जो वहाँ पर डालनी होगी जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? सर मैंने बताया, कस्टमर को जिस भी कीवर्ड पे आप लेके आ रहे हैं सबसे पहले एजुकेट करेंगे। एजुकेट मतलब मान लीजिए वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढते हुए आ रहा है, तो सबसे पहले उसको एजुकेट करना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग से क्या होगा, आपका जो बिजनेस आइडिया है वो हमारी कंपनी कैसे बढ़ा सकती है। उसके बाद ट्रस्ट दिखाना है। ट्रस्ट बनाने के लिए आपके पास ये सारे लोग हैं ना,
इन्हीं का रेफरेंस डाल दीजिए ना, इन्हीं का रेफरेंस डालिए। मेरे को नहीं लगता कोई आपको मना करेगा, इतनी तो फ्रेंडशिप हो चुकी होगी, है ना। इन्हीं का रेफरेंस डाल दीजिए, करने दीजिए कस्टमर को कॉल और बोलने दीजिए राज कूलर सिस्टम को कि हाँ भैया अभिषेक जायसवाल ये अच्छा बनाते हैं, है ना। सर देखिए रेफरेंस से ही बिजनेस बढ़ता है। आपको ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा सर, ऐसा किसी भी नए आदमी को कोई प्रोजेक्ट नहीं देता, लेकिन आपके पास फैसिलिटी यही है कि आपके पास लोग कनेक्टेड है ना। और सर जैसे मैं अपनी ट्रेडिशनल सेल्स लाइन में हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे कि जैसे मतलब कोल्ड कॉलिंग करते थे हम लोग। कोल्ड कॉलिंग में से फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री एरिया में हम लोग घुस गए तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जाकर के मिलना है, उनसे जाकर के अपना प्रोडक्ट पिच करना है, देन फर्दर सेल निकालनी है जी। इस पर्टिकुलर लाइन में सर ये कैसे रहता है? लीड्स अगर आती हैं मेरे को फॉर एग्जांपल किसी को डिजिटल मार्केटिंग करवानी तो वो लीड्स खुद में खुद आएंगे या मतलब ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको खुद ही कॉल आ जाएगी, बस टेबल पे फोन रखिए और घंटी बजनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोल्ड कॉलिंग का सिस्टम नहीं है सर, इसमें सीधा समझ लीजिए कि ऑन स्पॉट कॉल आ रही है और लाइव सेल। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कॉल रिसीव कर रहे हैं तो सीधा कस्टमर का इनपुट लीजिए, अपनी ईमेल खोलिए, उसको ड्राफ्ट कीजिए पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस और भेज दीजिए उसको कोटेशन, और फिर फॉलो अप में मजा आता है सर। इसका प्रोसेस फॉलो अप है। फॉलो अप में जितना कन्वर्ट कर लें आप, है ना। तो यहां आप आउटबाउंड जो कॉलिंग है, जिसको हम कहते हैं आउटबाउंड कॉलिंग, जो कोल्ड कॉलिंग होती है दैट इज आउटबाउंड कॉलिंग। जो आउटबाउंड कॉलिंग है, आप अपने अच्छे से मेहनत करना चाहें तो आप आउटबाउंड पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके कि टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चरर्स इन गुजरात, और आपको डॉक्टर होम दिख जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर होम को कॉल करेंगे, कह रहे हैं सर इतनी महंगी वेबसाइट बना ली सर, टाइटल तो अच्छा डाला ही नहीं आपने, डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं, बस मेहुल जी पिघल गए वहीं पे। अरे भैया ये क्या बता दिया आपने? लॉजिक समझ रहे हैं? ये सारी चीजें सिखाऊंगा सर, ये छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, सेशन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी चीजें जरूर निकाल के लेके आ पाएंगे आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी स्माइल और ज्यादा अच्छी हो। कॉन्फिडेंस रखिए, आंखों में चमक, और बस मुस्कुराते रहना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।